गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं मोहम्मद। मेरा नाम है अलस इमरान और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रेजेंट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है रिकॉग्नाइजिंग इजराइल विल सॉल्व पाकिस्तान प्रॉब्लम। तो बिल्कुल देखते हैं भाई, वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका, चाइना या इजराइल वो कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान के सारे मसले ख़त्म कर सकता है। क्योंकि थोड़े दिन तक ही जैसे कि स्टेट के इरादे नज़र आ रहे हैं, शायद हम इजराइल को तस्लीम कर लें। तो इसी तनाजुर में हम देखेंगे कि कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान ने 1947 में जन्म लिया था। गोरों की ग़ुलामी से हम आज़ाद हुए थे, उनसे छुटकारा हासिल किया था। उनको इस रीजन से कहा था कि अब आप जाएं, और वो ख़ुद भी थक चुके थे। वो चले गए और दो नए मुल्क यहाँ पर तश्कील पाए जिनका नाम था पाकिस्तान और इंडिया। पहले ये पूरा एक ही रीजन हुआ करता था, बरे सगीर पाको हिंद, हिंदुस्तान उसे कुछ लोग कहते थे, कुछ लोग उसे भारत कहते थे, और भी एक दो नाम थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा पाकिस्तान और इंडिया बने। अब हम सब जानते हैं कि बरे सगीर में यानी कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ममालिक में इस वक्त बहुत से जो कानून हैं वो गोरों के ही बनाए हुए चल रहे हैं, जो कानून वो छोड़ कर गए थे। ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हम फॉलो करते हैं ये सारा ब्रिटिश है। इसके अलावा हमारी पॉलिटिक्स में, हमारी सोसाइटी में, हमारी इकॉनमी में, इन सब चीज़ों को तश्कील करने में गोरों का बड़ा हाथ है। आप कह सकते हैं कि हमारे पूरे माशरे को शेप अप करने में उनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। जंग-ए-अज़ीम दोयम के ख़ात्मे के बाद सुपर पावर का जो ताज था वो बरतानिया ने पहना दिया अमेरिका बहादुर को कि अब आप हैं दुनिया के नए माई बाप, अब आप हैं सुपर पावर। हम थक गए हैं, हमने बहुत जंगें लड़ ली हैं, अब ज़रा हमें आराम से बैठने दें और हमारे कुछ हिस्से के काम आप भी करें और हम आपको पूरी सपोर्ट देंगे। तो सुपर पावर कौन बन गया फिर उस वक्त? अमेरिका बहादुर। चाइना का उस वक्त कहीं नाम भी नहीं था। सुपर पावर का ताज जब बरतानिया ने अमेरिका को मुंतकिल किया, उसके साथ ही पाकिस्तान का भी माई बाप यूके से यूएस हो गया। लियाकत अली खान ने जो प्रेफरेंस दी थी यूनाइटेड स्टेट्स को, वो उनका अकेले का फैसला नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान की स्टेट का एक अनडिक्लेयर्ड फैसला था। ये एक जिसे कहते हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी पोजीशन थी कि हमने किसके कैंप में जाना है। पाकिस्तान बनने के वक्त ये फैसला हो चुका था कि हम वेस्ट के कैंप में ही होंगे, और इसलिए हमारे सोवियत यूनियन के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें गर्मजोशी नहीं आई। हालांकि नो डाउट पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट तबका था जो कि सोवियत यूनियन का दिलदादा था और उनको सोवियत यूनियन बुलाया भी करता था, लेकिन पावर कॉरिडोर्स में इतनी उनकी जगह नहीं बन सकी। मतलब सोवियत यूनियन के हम करीब नहीं जा सके क्योंकि हम थे अमरीकी कैंप में। 60s में जो मलका बरतानिया थी वो पाकिस्तान के दौरे ऐसे किया करती थी जैसे हम उनके कोई बच्चे हों। आप अभी भी YouTube पे वीडियोस देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा शफकत से पेश आती थी वो हमारे से, और हम उनकी कितनी ज़्यादा इज़्ज़त करते थे। चाहे कराची हो या खैबर हो, उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाता था। हम उनके बड़े ही लाडले बच्चे थे जिसे कहते हैं ना, और हम उनकी सब बातें मानते थे, और इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा तरक्की भी कर रहे थे इकनॉमिकली। जनरल अयूब का जो दौर था, आहा क्या बात है, सारे उसकी तरक्की की एग्जांपल्स देते हैं कि किस तरह पाकिस्तान उसमें ऊपर गया था। उसमें एक बहुत बड़ी रीज़न ये थी कि हम अपने जो माई बाप कंट्रीज़ थे, ये अमेरिका और बरतानिया, इनके साथ चल रहे थे, इनके मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे, और उसकी वजह से हमारी इकॉनमी को भी फ़ायदा होता था। इसी तरह जैसे आजकल यूरोपीय यूनियन मानता है अमेरिका बहादुर की, और इसके उनको फिर म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं, नेटो और दूसरे ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह। तो हम भी ये मज़े पूरे ले रहे थे। उस वक़्त के जर्मनी थे हम, ये कोई मैं मजाक नहीं कर रहा, हमारा वही स्टेटस था, और हम इनके मिलिट्री इत्तेहाद में भी शामिल थे, सीटो और सेंटो, जो कि नेटो की तर्ज पर, मतलब वही सिलसिला था नेटो वाला। इकनॉमिक ग्रोथ रेट हमारी ज़बरदस्त थी। लेकिन एक काम जो हुआ, जो कोई नहीं, बहुत कम लोग उस पर गौर करते हैं कि एक डिक्टेटर जनरल अयूब की हुकूमत तो थी जिसमें बड़ा अच्छा हम ग्रो कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल प्रोसेस है ना, जो पाकिस्तान की जो जमहूरियत की जो सारी कदरें हैं और जो पॉलिटिकल प्रोसेस, वो बहुत ज़्यादा वीक हुआ। और उसी का हमने शाखसाना देखा कि जब 10 साल बाद या जितने भी साल बाद उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, तो उसका इख्तिताम, मतलब उसके बाद क्या हुआ,
कि बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया, और वो वही रीज़न थी कि हमने पॉलिटिकल प्रोसेस को मजबूत नहीं होने दिया। तरक्की तो बहुत की, लेकिन सियासी जो सारा माहौल होता है वो नहीं पनप पाया। ये हमको इतना ज़्यादा बच्चा समझते थे कि जो वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, उसने तो ये प्रपोज किया था कि पाकिस्तान के झंडे में यूनियन जैक होना चाहिए। भुट्टो के दौर में रियासत ने थोड़ी सी जुर्रत ज़रूर की कि थोड़ा सा सोवियत यूनियन की तरफ झुकाव लाया जाए, और उसका फिर हमें खमियाजा भी भुगतना पड़ा कि किस तरह भुट्टो को साइड पे किया गया। वही भुट्टो जो इस्टेब्लिशमेंट के बड़ा करीब था, जो उनके साथ चल रहा था, जो फॉरेन मिनिस्टर था अयूब का, और वो आंख का तारा था, लेकिन सोवियत यूनियन की तरफ टिल्ट, वो बहुत बड़ी गलती थी उसकी। उसको फांसी दे दी गई, रास्ते से हटा दिया गया। अब आता है जनरल ज़ियाउल हक का दौर। याद रखिए कि 70s में ही पाकिस्तान के ताल्लुकात थोड़े से एक दरारें पड़नी शुरू हो गई थी अमेरिका बहादुर के साथ। एक तो 1971 की जो जंग थी भारत के साथ, उसमें हम इंतज़ार ही करते रहे कि कब अमरीकी बहरी बेड़ा आएगा और हमारी मदद करेगा, और आज भी हम उस बहरी बेड़े की राह तक रहे हैं, वो नहीं आ सका। दूसरा, अमेरिका को हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से भी थोड़े से डाउट्स पैदा होने शुरू हो गए थे, और हमारा सोवियत यूनियन की तरफ थोड़ा सा झुकाव, उसको उन सब चीज़ों को ठीक करने आए जनरल ज़ियाउल हक। और वैसे भी 80s में अमेरिका को हमारी ज़रूरत पड़ गई। अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन को काउंटर करना था, सोवियत यूनियन ने चढ़ाई कर दी, और CIA और ISI ने मिलकर दुनिया की जो सबसे पावरफुल आर्मी थी उसकी धज्जियाँ उड़ा कर रख दी। मुजाहिदीन वहाँ पर जो थे अफ़गानिस्तान में, जो सारे जिनको पैसा और असलहा हम लोग दे रहे थे, उन्होंने वहाँ पर जो कुछ किया वो हमने कई वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो वहाँ पर पाकिस्तान और अमेरिका एक बार फिर करीब आ गए। इस जंग का इख्तिताम हुआ, जनरल ज़िया का जो तैयारा था वो फट कर तबाह हो गया, जनरल ज़िया ख़ुद भी इस दुनिया से चले गए, और फिर आई पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो के आते ही एक बार फिर अमरीकी सैंक्शंस का सिलसिला शुरू हो गया, और प्रेसलर अमेंडमेंट्स के तहत हम पर सैंक्शंस आयद कर दी गई। और वो जो 10 साल थे ना, जो नवाज शरीफ बेनज़ीर, फिर नवाज शरीफ बेनज़ीर, वो बड़े वोलेटाइल थे। 98 में भी जब नवाज शरीफ की हुकूमत में हमने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करने का फ़ैसला किया, उस पर भी अमेरिका बहादुर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ और उन्होंने सैंक्शंस आयद कर दी। तो आप समझ रहे हैं कि जो 60s में ताल्लुकात पीक पर थे, वो 90s के एंड पर काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके थे। फिर आती है जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत, 9/11 हो जाता है, और एक बार फिर अमेरिका को हमारी ज़रूरत पड़ जाती है। मतलब जब जब हम अमेरिका से दूर होने लगते थे, उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ जाती थी, हम उनकी मदद कर देते थे, सब ओके, हमें डॉलर्स आते थे, काम तमाम। तो ये हुआ कि मुशर्रफ हुकूमत ने उनका भरपूर साथ दिया, लेकिन CIA की जो नज़र थी ना पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों पे, वो उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। वो ज़िया के दौर से ही देख रहे थे, मतलब वो देख रहे थे कि ये ज़ियाउल हक कर क्या रहा है, इतना ज़्यादा हमें सपोर्ट भी कर रहा है, दूसरा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी इन्होंने जारी रखा हुआ है। तो उन्होंने उस वक्त 80s में सोचा कि जब ये अफ़गान वॉर ख़त्म होगी ना, तब ज़रा इनसे निपटेंगे पाकिस्तानियों से, और वही हुआ, उन्होंने हम पे सैंक्शंस लगा दी। तो खैर मुशर्रफ के दौर में ये सारी चीज़ें चलती रही, हमने अमेरिका का साथ दिया, और एक बार फिर 2008 में पाकिस्तान में आ गई, क्या आ गई आप बताएं, जमहूरियत। मुशर्रफ के दौर में एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिला कि हमारे पॉलिसी मेकर्स ने ये डिसाइड कर लिया कि अब हमने चाइना के साथ रवाबित बढ़ाने हैं। एक तो सिलसिला बहुत पहले से जारी था, 60s से हमारी पार्टनरशिप शुरू हो चुकी थी, मतलब अयूब के दौर से, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का आगाज़ आप कह सकते हैं कि ये अर्ली 2000 में शुरू हुआ। अब इसकी क्या रीज़न है? चाइना का जो बेसिकली राइज़ है वो 90s में शुरू हुआ था। मतलब ये जो सारी ये 90s का एरा था, जब पाकिस्तान पीछे जा रहा था और चाइना ऊपर जा रहा था, और जो अयूब का दौर था ना, उस वक्त हम चाइना से आगे थे। तो पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने ये सोचना शुरू किया 90s में कि अब ये चाइना ऊपर जा रहा है, और अब आने वाले दिनों में हमें अपनी जो डिपेंडेंस है वो अमेरिका से थोड़ी कम करनी पड़ेगी, यानी कि डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा रिलेशंस को। और 2000 के स्टार्ट में चाइना का राइज दुनिया देख चुकी थी, और यही वो वजह थी जिसकी वजह से मुशर्रफ दौर में पॉलिसी मेकर्स ने चाइना की तरफ होने का फैसला किया। लेकिन साथ साथ अमेरिका से भी दोस्ती उन्होंने जारी रखी, क्योंकि हम तो अमेरिका से बहुत ज़्यादा डॉलर्स आ रहे थे, और जो हमारी इकनॉमिक ग्रोथ हो रही थी मुशर्रफ दौर में, उसमें बहुत बड़ा हाथ अमेरिका का था, और ये वॉर ऑन टेरर का था जो हमें पैसा आ रहा था। अब जब ये मुशर्रफ की हुकूमत गई, जरदारी और नवाज शरीफ वापस आए, 2011 में ये 9 में हमने शुरू किया ऑपरेशन राह रास्त।
बड़ी शदीद किस्म की पाकिस्तान में जंग शुरू हो गई, ये दहशतगर्दी की जंग। और 2011 में बजाय कि अमेरिका बहादुर हमें सपोर्ट करता, उसने हमें चपेड़े मारनी शुरू कर दी। उसामा का ऑपरेशन हो, चाहे सलाला चेक पोस्ट पर हमला हो, चाहे रेमंड डेविस वाला वाक़या हो, कई ऐसे वाक़यात हुए कि पाकिस्तानी सरकार तंग आ गई और उन्होंने कहा कि भाई जी हमारे सब्र का तो पैमाना लबरेज हो चुका है। अब सिर्फ अमेरिका नहीं, अब हम देखेंगे चाइना की तरफ भी, ना सिर्फ चाइना की तरफ बल्कि रूस की तरफ भी देखेंगे, जो करना कर लो। तो ये 2011 में डिसाइड हुआ कि रूस के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का आगाज़ किया जाएगा। 2016 में रूस की फ़ौजें पाकिस्तान में आईं और ये लैंडमार्क पिक्चर आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे मिलिट्री ताल्लुकात का आगाज़ हुआ। 2014 में CPEC का आगाज़ हुआ, 15 में उसका बाकायदा नवाज शरीफ के दौर में चाइनीज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आए, तो क्लियर नज़र आ रहा था कि अब तो पाकिस्तान प्रो रीजन पॉलिसीज़ बना रहा है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको याद कराता चलूं कि वो जो दौर था ना 2014-15 का, पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात थे वो तारीख़ की बदतरीन सतह पर थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि टोटल शटडाउन हो गए हमारे ताल्लुकात अमेरिका से और अब हम टोटल चाइना के कैंप में चले गए हैं। चाइना, रशिया के साथ हमारी फ़ौजी मशक़ें हो रही थी, अमेरिका ने इमदाद तकरीबन आपकी बंद कर दी थी। और ये अमेरिका से बातचीत फिर वापस बहाल हुई है इमरान खान के दौर में, जिसको अभी कुछ लोग समझते होंगे ना कि इमरान खान ने ताल्लुकात ख़राब किए हैं। इमरान खान ने तो अमेरिका से ताल्लुकात उनको बहाल किया ट्रंप के दौर में, जब पाकिस्तान ने मदद करने का फ़ैसला किया। ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हुए थे नवाज शरीफ के दौर में अमेरिका से ताल्लुकात, याद रखिएगा। क्योंकि उस वक़्त हमें ये बताया जा रहा था CPEC हमारी तकदीर बदल कर रख देगा, CPEC से हमें नौकरियां ही नौकरियां होंगी हमारे पास, CPEC से हमारा ग्रोथ रेट पता नहीं कहां पर पहुंच जाएगा। CPEC ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई जादू की छड़ी है जो हमारे सारे मसले हल कर देगी। तो उस वक़्त कई इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि जो आपकी ग्रोथ होती है ना वो कोई बाहर से नहीं आती, ग्रोथ आपकी इंडिजिनस होती है, लोकल बेस्ड, मतलब नीचे से जो आपके अंदर से निकलती है ना, वो होती है असल ग्रोथ, जो आपकी सोसाइटी की प्रोडक्टिविटी की वजह से आए, ना कि बाहर से कोई सुपर पावर आए और वो नौकरियां दे तो उससे ग्रोथ होती है। वो फिर शॉर्ट टर्म ग्रोथ होती है। और हमने देखा कि CPEC की वजह से ग्रोथ आई, लेकिन 2 सालों में, 2016 और 2017, यानी पिछले 60 साल हम अमेरिका की तरफ देखते रहे और 2014 में हमने देखना शुरू कर दिया चाइना की तरफ कि शायद चाइना हमारे सारे मसाइल हल कर देगा। हमारे पॉलिसी मेकर्स क्या कह रहे थे, UK और US के बाद अब चाइना को शुगर डैडी बनाने का सोच रहे थे, जो कि एक गलत अप्रोच थी। और 5 साल हमें ये गेम चेंजिंग मंसूबे का जो चूरन है वो बेचा जाता रहा। लेकिन जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि जो बाहर से ग्रोथ आती है वो लॉन्ग टर्म नहीं होती, वो सस्टेनेबल नहीं होती। आजकल मार्केट में एक नया चूरन दस्तयाब है और वो चूरन है कि हम इसराइल को अगर तस्लीम कर लेंगे तो हमारे सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। ये अनीला अली, ये वही खातून जिनके बारे में हमने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा लॉबिंग कर रही हैं पाकिस्तान के इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाने में, उन्होंने भी ये ट्वीट किया कि पाकिस्तान को अगर FATF से निकलना है तो हमें अब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन करने पड़ेंगे, यानी कि इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा, इनके साथ US और इसराइल के साथ काम करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तानियों को जॉब्स मिलें, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले, वाओ किस्म की टेक जॉब्स मिलें और ग्लोबल रिकग्निशन, यानी कि पीने का साफ़ पानी और आलमी दुनिया में इज़्ज़त हमारी सिर्फ तब होगी अगर हम US और इसराइल के साथ मिलकर काम करेंगे। तो ये तो वही चूरन है। ये तो चूरन मुझे सुनाया लग रहा है। ये तो पहले हम अमेरिका की दोस्ती के वक्त भी सुना करते थे, फिर चाइना का जब CPEC आया हमने तब भी यही सुना, और अब कहा जा रहा है कि इसराइल को तस्लीम कर लो, सब मसले हल। उफ, हमारी स्टेट किस तरह हमें फुद्दू बनाती है। वो समझती है कि हम बिल्कुल यहाँ पर बेवकूफ़ बैठे हैं। मैं उन सब लॉबिस्ट से सवाल पूछता हूँ जो पाकिस्तान को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम कर लोगे तो सब मसले आपके ख़त्म। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मिस्र के सारे मसले ख़त्म हो गए हैं? जो आपने वहाँ की इंडिजिनस लीडरशिप को ज़दोकोब कर किया, उनको दबाया, और वहाँ पर इस वक्त एक मिलिट्री डिक्टेटर को आपने बिठाया हुआ है जो पिट्ठू है वेस्ट का, जिसका नाम है सीसी। क्या उसने सारे मसले हल कर दिए? उनको भी यही बताया गया था कि इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात करो, बड़ी अच्छे तरह वैसे बनाओ, US के इंटरेस्ट को पूरा करो, आपके सारे मसले हल होंगे। नहीं हो रहे उनके मसले हल, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ होती है, जो आपकी तरक्की होती है, वो इंडिजिनस होती है, इंडिजिनस बेस्ड तरक्की होती है, नीचे लोकल लोगों से आती है। और उसके लिए आपको
पेट्रियाटिक लीडरशिप का होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी कहाँ से आती है? आपके लोगों से आती है। अगर एक जिसके सर पर अमरीकी हाथ हो ना, मतलब आप उसके ऊपर सारी सपोर्ट दे दें, आप कह दें FATF से भी आपको निकलवा देंगे, IMF के कर्जे भी दे देंगे, आपको ग्लोबल रिकग्निशन भी दिलवा देंगे, आपकी ट्रेड भी बढ़वा देंगे, उससे कभी नहीं मसले हल हो सकते। फॉर एग्जांपल ट्रेड बढ़वानी है, उसके लिए आपके मुल्क में फैक्ट्री चलेगी तो बाहर ट्रेड होगी ना, तो पहले वो काम तो पूरा कर लें। मुल्क के अंदर जो फैक्ट्री है उसको तो बिजली दे दें। वो काम कौन करेगा? वो हमेशा पेट्रियाटिक लीडरशिप करेगी, वो पिट्ठू लीडरशिप नहीं करेगी। इसीलिए इजिप्ट के मसले आज तक नहीं हल हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स भी हमें बेवकूफ़ समझते हैं, वो इस तरह के नारों में हमें उलझाते हैं कि जी CPEC गेम चेंजर है, अब इसराइल से दोस्ती होगी तो सारे मसले हल हो जाएंगे, एनवायरनमेंट का मसला हल हो जाएगा, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का मसला हल हो जाएगा, ये हमें बताया जा रहा है आर्टिकल्स के थ्रू। लेकिन पाकिस्तान की स्टेट उस चीज़ पर इन्वेस्ट नहीं करेगी जहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, उसमें लोगों पर पैसा स्पेंड करना होता है। यानी कि लोगों पर ये पैसा कभी नहीं स्पेंड करेंगे कि लोगों को तालीम दें, लोगों को टेक्निकल एजुकेशन सिखाएं, लोगों को इस काबिल करें, ईज़ ऑफ डूइंग जो हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स उसमें बेहतरी लाएं, लेवल प्लेइंग फील्ड दें। ये सारी सब्सिडी सिर्फ अमीरों को ना दे दें, थोड़ी सी गरीबों को भी थोड़े से रिसोर्सेज दें। ये काम नहीं करना, ये काम इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन शॉर्ट टर्म काम करने हैं और शॉर्ट मतलब सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, शॉर्टकट, ताकि मेहनत से हम बच जाएं और अवाम भी नारों में मगन हो जाए बिल्कुल ही कि जी आहा इसराइल को तस्लीम कर लो, इसराइल में तो बड़ी टेक्नोलॉजी है जी। जबकि मैंने कई बार कहा है, 3-4 वीडियोस में कहा है कि जो पावर हमारी सोसाइटी के पास है ना, वो इसराइल के पास नहीं है। हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसराइल के पास अगर क्या हाई टेक है तो हम क्या खुदा ना खास्ता उनके सामने लेट जाएं? आपके अपने लोग भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बैठे हैं, कभी उनको भी सपोर्ट करके देखें। एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी थी पाकिस्तान की स्टेट के बारे में कि इनको लत लग चुकी है IMF की, इसलिए ये हर 5-6 साल बाद हमारी स्टेट IMF के दरवाजे खटखटा रही होती है। ये IMF से जो पैसा लेते हैं इसमें से कई गुना ज़्यादा तो इनकी अपनी ऐशियों पर लग जाता है। अपनी ऐशियाँ नहीं कभी बंद करेंगे, लेकिन अवाम के लिए महंगाई कर देंगे IMF के कहने पर, बिजली बढ़ा देंगे, पेट्रोल बढ़ा देंगे, सब कुछ बढ़ा देंगे, अपनी ऐशियाँ काम नहीं करेंगे। अब ये जितने ये सारे करप्ट ये हुक्मरान हैं, ये जो बाहर बैठे हैं, ये मिलके क्या $1 बिलियन नहीं कर सकते पाकिस्तान के लिए? लेकिन नहीं, ये $1 बिलियन के लिए IMF के पास जाएंगे और उसका सारा नज़ला अवाम पर गिराएंगे। कोई भी मुल्क तब तक तरक्की नहीं करता जब तक उसका सिटीज़न खुश ना हो। और हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो हमने इस साल जनवरी में लॉन्च की थी इमरान खान के दौर में, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये पॉलिसी सिटीज़न सेंट्रिक है। तो उस पर काम करें, या तो उसको फाड़ दें, फिर मुझे हमें बता देना कि उस पर हमने अमल नहीं करना। उसमें लिखा हुआ था ह्यूमन सिक्योरिटी का, इकोनॉमिक सिक्योरिटी का। इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी तब ही आपकी ट्रेडिशनल जो आपका दिफाई बजट है उसमें इजाफा होगा। जो मैं बात करता हूँ कि ओवरऑल हमें इकॉनमी का साइज़ पहले बढ़ाना पड़ेगा, तब दिफाई बजट भी हम बढ़ा सकेंगे। ये सारे काम कब होंगे? जब तक आप सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच पर काम नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को इग्नोर करते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला इस मुल्क का। अपनी अयाशियाँ छोड़ नहीं रहे और हमें ये कह रहे हैं कि इसराइल हमारे मसले हल करेगा, और जान दो यार किसी और नू चूरन दो। पार्टनरशिप्स ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, दुनिया के साथ सबके साथ ताल्लुकात होने चाहिए, मैं तो इसका सपोर्टर हूँ, लेकिन सिर्फ उन पर रिलाय नहीं करना चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर इतने ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं, इतनी ज़्यादा जो मैन पावर है, पहले उसको तो सीधा कर लें, उन पर तो पैसा लगा लें, उनसे तो फ़ायदा उठा लें, उनको तो कुछ सिखा दें ताकि वो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। अब पिछले दौर में थोड़ा सा डिजिटल इंडस्ट्री को सपोर्ट मिली है तो उसने वंडर्स क्रिएट करने शुरू कर दिया। आप देखें कि आपके स्टार्टअप्स में कितनी ज़्यादा फंडिंग उठाई बाहर से। ये आपके लोकल ही बच्चे थे ना जो इतने ऊपर गए हैं, और उसमें लिखा हुआ था कि दुनिया की, ब्लूमबर्ग ये कह रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी अनटैप्ड मार्केट है पाकिस्तान, जिसका पोटेंशियल दुनिया में सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यूथ की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो इतना बड़ा रिसोर्स अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसराइल जो इतना सा मुल्क है उस पर रिलाय किया जाए। इसे शर्म से डूब मरना चाहिए। वैसे ये शर्म इनकी इसलिए भी ख़त्म हो जाती है कि ये हमेशा ज़ाती इंटरेस्ट का सोचते हैं बजाय कि नेशनल इंटरेस्ट को फोकियत दें। ये नेशनल इंटरेस्ट इनकी नज़र में कुछ नहीं है, ये सिर्फ चूरन है जिसको हमें लगाया हुआ है। असल नेशनल इंटरेस्ट ये है कि ये जो सारी मैंने चीज़ें बताई हैं कि इन्वेस्ट किया जाए, मेहनत की जाए पाकिस्तान को सुधारने में, और साथ साथ इसमें कोई शक नहीं है कि बाकी दुनिया से भी ताल्लुकात अच्छे किए जाएं, अमेरिका से, चाइना से, रूस से। लेकिन हम यहाँ पर शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं। ओहो, सऊदी अरेबिया 1 साल के लिए मुफ्त तेल दे देगा,
चाइना हमें बेल आउट पैकेज दे देगा, अमेरिका बहादुर हमें IMF के थ्रू थोड़े से पैसे दे देगा, आहा जब मिल जाएंगे हम आराम से बैठ जाएंगे। ये लोग तो आराम से बैठ जाते हैं, ये जायदादें भी बना लेते हैं बाहर। लेकिन ये जो सारा कर्जा है इसको किसने रीपे करना होता है? आपने और मैंने। हमने ये टैक्स की मद में ये इतनी ज़्यादा चीज़ें फिर महंगी होती हैं, टैक्स में इजाफा होता है, ये इसी वजह से होता है क्योंकि हमने कर्ज़ों की अदायगी करनी होती है। इसका इन्हें कोई एहसास नहीं है क्योंकि इन्होंने इवेंचुअली मुल्क छोड़ जाना होता है। आप और मैं हैं जो इसमें पिसते हैं, इसलिए मैं हमेशा इस हवाले से आवाज़ उठाने की कोशिश करता रहता हूँ। और एंड पे फिर यही दुआ करेंगे कि अल्लाह इन्हें हदायत दे, ये बाहर की तरफ देखने के बजाय थोड़ा मुल्क के अंदर देख लें कि इधर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। अमेरिका हो, चाइना हो या इसराइल हो, कोई भी आपके मसले नहीं हल कर सकता जब तक आप खुद अपने मसले हल करने के लिए सीरियस नहीं होंगे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में अपने स्ट्रक्चर्स दुरुस्त किए बगैर क्या हम दूसरी जो पावर्स हैं उन पर रिलाय कर सकते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और काफ़ी मज़ेदार भी थी। ये भी भाई मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव के लिहाज से भाई हम देख रहे थे, बोरिंग वाली कोई भाई इसमें बात नहीं थी। हम तो यही देख रहे थे कि जब हमारा पाकिस्तान बना था, जब से स्टार्ट हुआ है, हम दूसरों पर ही डिपेंड कर रहे हैं, कभी अपने पर हमने किए ही नहीं भाई। ये इस चीज़ में यहाँ पर हमें सीखने को मिला। खैर इनको भाई पता होगा, मुझे तो खैर इस चीज़ का अब पता चल रहा है कि मतलब हम शुरू से ही भाई दूसरों पर डिपेंड हैं और हम अपनी कभी भी कोई पुलिस नहीं थे। 60 तक तो जो है ना वो सदर अयूब का जिस तरह उन्होंने बताया, हाँ बिल्कुल, कुछ खड़ा होना चाह रहे थे ना, वो हुए नहीं भाई, चल रहे थे लेकिन खड़ा नहीं हो सके ना। उस वक्त भी हम देख रहे हैं कि उनके साथ हम ठीक थे तो हम ठीक है, अगर उनके साथ हम गलत है तो हम भाई बिल्कुल गलत है। तो यही चीज़ अब तक चलती आ रही है और जो नए से नए चूरन जो भी मतलब हुकूमत आती है, नवाज हो, जरदारी हो, इमरान हो या जो भी जितनी भी हुकूमतें आई, उन्होंने भाई अपनी पुलिसेस बनाई और अपनी पुलिसेस के लिहाज से अपनी आवाम को यूज़ किया, लेकिन हमें किसी सीधे रास्ते पर लगाया नहीं, जो कि अब तक भी हम नहीं लगने वाले। और अब जो अब हुकूमत आई है वो भी हमें किसी भाई रास्ते पर नहीं लगा रही। कुछ पता नहीं चल रहा भाई, गड़बड़ा रहे हैं भाई पूरा पाकिस्तान, पता नहीं कब क्या होगा। ये इस चीज़ का तो हमें पता नहीं होता, सुबह क्या शाम क्या भाई, यही चीज़ें हो रही हैं। बात सीधी सी है कि जो मांगने वाला बंदा है ना, मांगने वाला बिल्कुल, चाहे वो एड मांग रहा हो, चाहे वो कर्जा मांग रहा हो, कब तक कोई देगा उसकी, कब तक कोई इज्जत करेगा? एक दरवाजे उठे, दूसरे दरवाजे बैठ जाएं, तीसरे दरवाजे बैठ जाएं, ठीक है। मांगने वाले बंदा जो है ना, उसने सारी उम्र अगर मांग के खाना है ना और मांग के खा के याशी करनी है, उसका फिर यही हाल होना है। मुल्क कब तक आप, ठीक है अमेरिका से एड आती रही है, बाहर से डॉलर आते रहे हैं, वो आपको इधर अफगानिस्तान में आप लड़ते रहे हैं उनके लिए, अपने मुल्क में भी टेररिज्म होती रही है, लेकिन वो एक दिन ज़ाहिर है जब बंद होने थे तो आपने क्रैश ही करना था। साथ में आपने कर्जे भी लिए, और जब कर्जे लिए हैं, कर्जा आप लेते हैं, क्या करते हैं कि जी मैं कर्जा लेके अपने, मतलब एक छोटी सी मिसाल दूं कि आपने जी कर्जा लिया 1 लाख 2 लाख का, अब अगर तो आप वो कर्जा खा पी जाएंगे, पहले तो आपने कर्जा क्यों लिया? आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है। दूसरा आपने कर्जा लिया, अगर वो कर्जा खा पी जाएंगे आपने वापस कैसे करना है? अगर तो कर्जा लिया हो, उसको किसी इन्वेस्टमेंट में लगाया हो, उसका कोई रिसाइकलिंग का प्रोसेस, को कारोबार लगाया हो जिससे आप कमाएंगे भी, वो कर्जा वापस भी करेंगे, उसका सूद भी देंगे, ठीक है, तो फिर तो है। ये क्या करते हैं, कर्जा लेते हैं, खा पी जाते हैं, उड़ा दिया, और फिर ये कुछ ही होना है। फिर आपने उनके ट्रैप में ही आना है, या फिर मांगने चले गए, कभी तुर्की चले गए, कभी सऊदीया चले गए, कभी कतर चले गए, कभी चाइना चले गए, ठीक है बिल्कुल। तो अब ये एक नया घर ढूंढ रहे हैं जो कि जिधर पहले कभी नहीं गए, वो है इसराइल, ठीक है। कि चलो मान भी लेते हैं कि इसराइल को मान लेते हैं, उधर चले जाएंगे मांगने, हम तो कुछ दे देंगे। ज़ाहिर है जब पहली बार जाएंगे तो पहली बार तो इज्जत करनी पड़ती है ना, मेहमान की भाई। तो जब हम जाएंगे इसराइल पहली बार मांगने तो 2-4 बिलियन डॉलर तो यार हमें देंगे ही ना। तो कब तक उससे भी गुजारा करेंगे? एक बार मांग लेंगे, एक बार कर्जा ले लेंगे, तीसरी बार उन्होंने भी कहना अल्लाह हाफिज। तो लॉन्ग टर्म तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसराइल को मांग भी लेंगे, क्या कोई अपने मुफाद के बगैर आपके साथ चलता है? ऐसे ही कोई मुल्क नहीं अपने मफाद के बगैर चलता। तो फिर चाइना है हमारे साथ, तो उसको क्यों है? उसको ये है कि उसका एक लंबा साइकिल उसको सफर करना पड़ता है, कह लो कि ट्रैवलिंग का, उनके बड़ी जहाजों को, फिर वो उनकी जो अपने मेन सिटीज की पोर्ट से उठा के कंटेनर, फिर इतना ट्रांसपोर्टेशन का लंबा सफर करके जो
पाकिस्तान बॉर्डर के साथ इनके सूबे हैं, उधर स्टेट्स हैं, उधर लाएंगे। उनको ये फायदा है, इधर से आते हैं ग्वादर उतारो, जितनी टाइम में उनका जहाज उधर नहीं पहुंचना, बहरी जहाज से इधर से कंटेनर से सामान जल्दी पहुंच जाता है चाइना में, तो ये उनको फायदा था, इसीलिए उन्होंने सी पैक लाए थे। अमेरिका को फायदा शुरू से इधर था, अफगानिस्तान का फायदा था या सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने का फायदा था, ठीक है, जब तक वो रहे हैं आपका रहा है, लेकिन उसका नुकसान आपने इतना उठाया ना, आपके मुल्क में फिर टेररिज्म आई, इतना ज्यादा धमाके होते रहे, नुकसान ही उठाते आ रहे हैं ना स्टार्ट से, बस हमें और कुछ भाई देखने को नहीं मिला। देखा जाए समझ नहीं आ रही कि अगर ये पॉलिसी मेकर्स की वो बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने इसी तरह रुझान करना था चाइना की तरफ, ठीक है, तो फिर उसी तरफ स्टैंड रहते। अब उन्होंने एकदम पासा क्यों पलटा है, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं है। क्या वहाँ पे कोई इनको कुछ मिला नहीं या कोई इस तरह का कोई नुकसान हुआ? ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। असल में जो चाइना का सी पैक आया ना, वो एड नहीं थी, वो कर्जा था, ठीक है। अगर वो $46 बिलियन की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे ना, तो ये नहीं कर रहे थे कि ये पैसे जो है ना आपको दिए, ये बाप के, वो कर्जे की सूरत में आ रहा था। ऐसे ही। तो जब इमरान खान की हुकूमत आई है ना, तो इन्होंने जब आके देखा कि यार ये कर्जा हमें कल को वापस भी करना है, तो फिर इन्होंने सी पैक को स्लो कर दिया था। सी पैक को क्या कि चाइना का मुफाद तो है इसमें, लेकिन यार हमारा भी कल को कर्जा भी वापस करना है, सूद भी देना है, तो ये उससे इन्होंने सी पैक स्लो कर दिया। फिर उससे थोड़े तल्लुकात इमरान खान की हुकूमत में ना चाइना से काफी दूर हो गए थे। एक दो बार गए नहीं है इमरान खान साहब उधर, लेकिन खातर ख्वाह उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे हैं। नवाज शरीफ के दौर में चाइना से ताल्लुकात अच्छे रहे हैं इनके, लेकिन इसीलिए जरा इमरान खान के दौर में चाइना पीछे हो गया। फिर भी उन्होंने भी देख लिया कि यार ये लोग बस मांगने वाले ही हैं, करते कराते कुछ नहीं है, ना इन्होंने कोई अपने मुल्क में तरक्की करनी है। कोई दे देता है ना तो जश्न मनाते हैं। आप देख रहे कि हमें सिर्फ जो है ना वो IMF के आगे हम किस हद तक जो है ना वो लेट रहे हैं, और लेट दिन ब दिन जो है ना वो लेटते ही जा रहे हैं। जिस तरह आप सुपर टैक्स देख लें, ये लगा है, पहले इन्होंने पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई हैं, अभी जो है ना अभी तक जो वो मुआहदे का कोई सार पाँव जो है ना किसी के हाथ में नहीं आया। इन्होंने जो है जुमे को जो है ना वो एक न्यूज चलाई हुई थी जुमेरात को कि मुआहदा हो गया, ये हो गया, लेकिन उसका अभी तक वो खातर ख्वाह जो है ना हमें कोई चीज़ नजर नहीं आई। हाँ, इसके लिए जो कहते हैं कि अगर अभी मुआहदा होता है तो उसके लिए मजीद जो है ना इनको पेट्रोल प्राइसेस 310 रुपए तक जो है ना वो ले जानी पड़नी है, फिर जाके कोई जो है ना वो हिसाब किताब लगना। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि यार ये चंद अरब डॉलर के लिए आप इस हद तक अपने मुल्क जो है ना वो जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, निचोड़ रहे हैं भाई अवाम को ऐसे। भाई आप उधर से पैसे लेंगे, लेकिन उसका जो है ना वो क्या करे, क्योंकि आप उसको मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, वही कर्जे की किस्त वापस होनी है, होगी तो फॉरेन रिजर्व भी तो आपके कहां से कहां तक चले गए, क्या उसको नहीं इन्होंने बढ़ाना, वो फिर जो है ना वो किधर से पैसे लेंगे ये सारा कुछ करने के लिए। है भाई बात इसराइल की तस्लीम करने की, तो न्यूज़ें तो काफ़ी आ रही हैं, शायद ये तस्लीम अगर कर भी लें तो उनका क्या कर लेगा, कोई कुछ नहीं होगा, बस ऐसे कुछ एहतजाज होंगे और ये इनको कूट कर पीछे छोड़ देंगे। चलो बिल्कुल। लेकिन एक देखो इनका जो है ना वो शुरू से पाकिस्तान की जिस तरह है, तो उसने हिस्ट्री खोल के दिखा रही है कि ये कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इनको जो है ना वो अपने पाँव पे खड़ा होने का कभी मौका इस तरफ इन्होंने सोचा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए जो है ना वो मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत जो है ना वो कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। लेकिन ये अब जिस दौर में कुर्बानी मांग रहे हैं ना, इस दौर में इस वक्त में जो है ना वो कुर्बानी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो टाइम जो है ना वो आज से तकरीबन निकल चुका ही नहीं है। हाँ, जिसके लिए देने या जो ऊपर इन्होंने जो आके बैठे हैं वो कुर्बानी देने वाले भी नहीं, उनके लिए कोई जो है ना वो खुल के जो है ना वो निकलने के लिए तैयार भी नहीं है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक ढोंग धांसली कर लें या एक जबरदस्ती जो है ना वो तरीके से हो रहा है। लोकल प्रोडक्शन अपनी करें, हर चीज़ अपनी बनाएं, जो मेड इन पाकिस्तान हो, तो फिर जाके आपके साथ हर चीज़ तो हम इम्पोर्ट करते हैं। यहाँ पर फिर ये भी यार बड़ा गलत ट्रेंड है, जो पैसे देता है ना उसको ही पकड़ते हैं। मतलब जो बेचारा सैलरीड पर्सन है ना, अगर वो विधानिक टैक्स दे रहा है ना, उसके ऊपर ही टैक्स और लगाना है। जो मिल फैक्ट्री वाले हैं ना, टैक्स बेचारे पहले भी दे रहे हैं, उनके ऊपर और 10% लगा दो टैक्स। मतलब ये वही बात होगी ना कि जो नहीं है कुछ कर रहा उसको नहीं पकड़ना। वो एक मिसाल है ना कि वो एक जगह पर भाई चौकीदार बाहर बैठा था, लोग अंदर जा रहे थे, तो जा ही जा रहे हैं सारे, कोई नहीं चौकीदार से पूछ रहा। तो एक भाई आया, उसने पूछा भाई चौकीदार से मैं अंदर चला जाऊं, उन्होंने कहा नहीं जाना भाई, कोई नहीं जाना। बाकी भी तो जा रहे होंगे ना, उसने क्या पूछे है। तो मतलब जो पूछेगा या जो पहले बेचारा टैक्स दे रहा है, जो फाइलर है, उसी को ही आपने ज्यादा कोसना है। जो बेचारे अभी जिन्होंने कोई टैक्स दिया ही नहीं है, इतने इतने यहाँ पे लोग पैसे खा। अब पाकिस्तान के अंदर ज़राअत पर टैक्स ही कोई नहीं है। हमारे एरिया में इतनी कुछ ज़मीनें नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा वेस्ट पाकिस्तान की तरफ जाएंगे ना, ये जो जनूबी पंजाब है, उधर 100 मरबे ज़मीन के मालिक हैं लोग,
और उनकी कह लो कि करोड़ों की जो है ना वो एक एक प्रॉफिट है एक एक सीजन का जो कह लो कि फसल का होता है और उनके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं है। अब नए लोगों को एग्रीकल्चर स्लैब में एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं, नए लोगों को टैक्स स्लैब में ला ही नहीं रहे हैं। पुराने को जब करी जाना उसने क्या करना इन द एंड, उसने सारा कुछ बेचना बाहर, और बाहर वाले तो वीजा देते हैं जो इसके पास पैसा होता है। हमारी आपके सामने कितनी इंडस्ट्री बांग्लादेश की तरफ निकली है, सही है, फिर उन्होंने जाना ही है। इसलिए निकली थी कि इनके जो यार जो इधर कार बनाते थे या मोबाइल उन्होंने भी छोड़कर वो भी चले गए हैं। बोला कि हमें समझ नहीं। वैसे भी यार फॉरेन वाला बंदा तब इधर टिकता है जब ना आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है ना वो स्टेबल होता है। जब आप जाहिर है उसने अगर इधर इन्वेस्टमेंट की है, जो उसने कमाना है उसने बाहर लेके जाना है। अब अगर उसने जो कमाया है वही डिवैल्यू हो गया है, बाहर का एक्सचेंज रेट ज्यादा हो गया, उसने बाहर जब लेके जाना लॉस होना, तो उसको क्या फायदा होना फिर। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।